हेलो गाइस, तो वेलकम है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बहुत अच्छे रैंक बूस्टर एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ ज़्यादा नहीं हैं, 10 ही एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ हैं। तो आप अच्छे से इनको वीडियो को देखिए और अच्छे से इन क्वेश्चन को पहले आप जब मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो एक बार आप वीडियो पॉज करके आप अपने मन में आंसर इसका सोचिएगा। फिर अगर ना हो तो फिर मतलब आगे वीडियो प्ले करके आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मोस्ट एक्यूरेट रेस्पिरेटरी गैसेस। तो इसमें स्टेटमेंट 4 दिए हुए हैं। तो पूछा है ब्लड कंस्टिट्यूएंट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट बहुत करेक्ट है। तो पढ़ते हैं हम। पहला स्टेटमेंट है हमारा, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वेराज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जानते हैं जैसे कि आरबीसी जो रहता है, जो हमारा ऑक्सीजन रहता है वो 97% का आरबीसी ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी 3% जो रहते हैं वो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके जाते हैं। तो क्या होगा, हमारा पहला ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद दूसरा, आरबीसीज एज वेल एज डब्ल्यूबीसीज ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये हमारा ऑप्शन दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा, आरबीसीज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वेरेज डब्ल्यूबीसीज टेनागॉक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ये गलती से हो गया है, ट्रांसपोर्ट है लेकिन यहाँ टेनागोट ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है। तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वेराइज डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी नहीं ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए हमारा ये तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें जैसे हम जानते हैं कि आरबीसी जो रहता है, रेड ब्लड सेल्स, वो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है और क्या करता है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन 97% आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी 3% प्लाज्मा में डायरेक्ट डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, 23% आरबीसी में होता है, बाकी 70% प्लाज्मा में डायरेक्ट होता है। फिर उस डायरेक्ट नहीं, मतलब H2CO3 SCO3 माइनस आयन के फॉर्म में होता है, और 3% डायरेक्ट प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स कौन किस चीज़ का कंसिस्ट ऑफ, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलर वॉल एंड डक्ट्स, membranes of alveolar ducts and capillaries, inner and outer pleural membrane and pleural fluid, alveolar wall, alveolar capillary and interstitial space। alveolar wall, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मतलब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन जिससे क्या हो जाए, गैसेस का डिफ्यूज़न हो सके। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इधर से ब्लड में से अल्वेओलाई में आ जाए और अल्वेओलाई से क्या हो जाए, ऑक्सीजन ब्लड में चला जाए, मतलब गैसेस का डिफ्यूज़न हो जाए, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट रहता है, अल्वेओलर वॉल में। तो अल्वेओलर वॉल एंड डक्ट्स, अल्वेओलर वॉल में प्रेजेंट रहता है बट डक्ट्स में नहीं प्रेजेंट रहता है। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्वेओलर डक्ट्स एंड कैपिलरीज, तो डक्ट्स में तो नहीं रहता है लेकिन कैपिलरीज में रहता है, पर डक्ट्स की वजह से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, इनर एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड प्लूरल फ्लूइड। इनर आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स, प्लूरल मेम्ब्रेन्स किसको कहते हैं, जो लंग्स का हमारा आउटर कवरिंग होता है, 2 लेयर्स रहते हैं। पहला ऊपर जो सबसे आउटर रहता है पैराइटल प्लूरा रहता है, और उसके नीचे विसरल प्लूरा रहता है। तो वो मेम्ब्रेन्स ऑफ, वहाँ तो कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नहीं होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है अल्वेओलर वॉल, अल्वेओलर कैपिलरीज एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ ए पर्सन इज। यहाँ CO2 होना चाहिए था लेकिन ये CO गलती से टाइप हो गया,
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ ए पर्सन इज 48 mm ऑफ Hg इन दिस कंडीशन। इसमें क्या हुआ है नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मली नहीं मतलब ये रियल बात है, मतलब बुक्स में ऐसा ही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना रहता है 45 mm ऑफ Hg रहता है, पर इसमें कितना दिया हुआ है बढ़ा हुआ है 48 mm ऑफ Hg है इन दिस कंडीशन। तो जब हमारे ब्लड में CO2 लेवल बढ़ जाता है, जैसे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है 45 mm ऑफ Hg से, मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में, जहाँ आर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में और मेड्यूला के पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या करते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसी के रिस्पांस में वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो आगे हम ऑप्शन में देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पर्सन एक्सपीरियंस डीप ब्रीदिंग एंड स्लो ब्रीदिंग रेट। तो जब CO2 लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा शरीर चाहेगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए ताकि इन दोनों को बैलेंस किया जाए। तो क्या करेगा शरीर हमारा जल्दी जल्दी, मतलब रेस्पिरेशन स्पीड क्या करेगा, डीप ब्रीदिंग तो होगा ही, और रेस्पिरेशन का जो ब्रीदिंग का स्पीड है वो भी मतलब बढ़ जाएगा। पर इसमें क्या हुआ है ताकि हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लें, जल्दी जल्दी बराबर करें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। पर इसमें क्या हुआ है पर्सन एक्सपीरियंस डीप ब्रीदिंग एंड स्लो ब्रीदिंग रेट। एक्सपीरियंस डीप ब्रीदिंग तो करेगा लेकिन ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा, स्लो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है पर्सन एक्सपीरियंस नो चेंज इन ब्रीदिंग पैटर्न। दूसरा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बढ़ जाएगा प्रेशर। फिर हिज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रिमेन्स शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट नहीं रहेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो क्या होगा जो कर्व रहता है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको स्केच करके बता देता हूँ अच्छे से कि कैसे क्या होता है। तो जैसे हमने ये क्या बनाया, ये हमने ग्राफ बनाया, ओके। तो इस पे हमारा क्या है, इधर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ओके, थोड़ा पतला कर लेते हैं। इधर क्या है इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इधर HB सैचुरेशन है। HB मतलब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, ओके। तो हमारा कैसा रहता है, एस शेप्ड रहता है, सिग्मॉइड शेप रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, तो धीरे धीरे जब ये पार्शियल प्रेशर हम ऑक्सीजन का बढ़ाते हैं तो ये इधर क्या होगा, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इंक्रीज करेगा, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा। तो हम जब धीरे धीरे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन उस पर बैठ जाएगा, जैसे बैठना कह देंगे, तो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन इंक्रीज होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे बढ़ाएंगे, पर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगा तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो जिससे जितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो उतना ही ज़्यादा ये क्या करेगा, उसी तरफ ये राइट में क्या होगा और शिफ्ट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लगाएंगे उसी हिसाब से ग्राफ बनेगा। तो क्या होगा, तो आपको समझ आ गया, तो ऐसे ही हमारा राइट शिफ्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आफ्टर एडिंग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इफ बी सब्ट्रैक्ट रेसिडुअल वॉल्यूम देन बी ऑब्टेन्ड। तो आफ्टर एडिंग इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को ऐड करना है, फिर उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। तो पहले क्या करना है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ओ यार पतला कर लेते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और थोड़ा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारा होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस
टाइडल वॉल्यूम क्या रहता है, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस IRB इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमें क्या क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और क्या करना है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ना है। और फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, FRC बराबर क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम RB प्लस ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने पे क्या बन जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB प्लस ERB प्लस RB माइनस क्या करना है, RB। तो RB से RB कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, IRB बचेगा क्या हमारा, IRB प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERB। तो ये क्या बन गया हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से फंक्शन नहीं है, तो अलाउज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू इंटर द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लीव द ब्लड एंड इंटर द एयर। ठीक है, ये सही है। कैन अल्टर द pH बाई चेंजिंग ऑक्सीजन लेवल, ये भी ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंटिंग देयर एंट्री इनटू द बॉडी बाई रिमूविंग देम फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम सरफेसेस। तो फंक्शन नहीं है, लेकिन मतलब ये फंक्शन तो नहीं है, तो पर मतलब बच कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से बचाता है, पर ये फंक्शन में नहीं जोड़ा जाएगा। और चौथा ऑप्शन है अलाउज फॉर स्पीच एंड साउंड जनरेशन। तो रेस्पिरेशन जब भी हम हवा अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं, तो उसी वजह से साउंड भी जनरेशन होता है, साउंड भी जनरेट होता है। तो हमारा तीसरा आंसर गलत हो जाएगा। छठवा हमारा है, 6 क्वेश्चन है हमारा, इंक्रीज्ड अस्थमेटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन्स आर ड्यू टू रिलेटेड है, ये गलती से हो गया है। इंक्रीज अस्थमेटिक अटैक्स इन सर्टेन सीजन मतलब किसी पार्टिकुलर सीजन्स में ही अस्थमा ज़्यादातर होता है, क्योंकि क्यों होता है, तो वही मतलब पूछा हुआ है कि किसी पार्टिकुलर सीजन में ही क्यों, किसी पार्टिकुलर मौसम में ही क्यों मतलब अस्थमा होता है। तो क्या होगा, ईटिंग फ्रूट्स प्रिजर्व्ड इन टिन कंटेनर्स, तो ये कोई बात नहीं हुई। फिर इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन, ठीक है, लो टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट। तो हमारा क्या होगा, अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा क्यों होता है, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन। अब सीजनल क्या होता है, मतलब सीजन पे कई पॉलन, मतलब हम लोग को पॉलन से कई लोग को पॉलन से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। तो वो कई पॉलन सीजन से ही क्या होते हैं, निकलते हैं। हवा में पॉलन क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो छोटे छोटे रहते हैं, वो हवा में उड़ते रहते हैं। और जब हम उन्हें इनहेल कर लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कर देते हैं, एलर्जी कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे लंग्स के अंदर का टिश्यू का। तो इसलिए हमें क्या हो जाता है, अस्थमिक अटैक्स इसीलिए सीजनल में होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है हमारा, व्हेन देयर इज नो एयर इन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स दे डू नॉट कोलैप्स इट इज़ ड्यू टू, यहाँ नॉट रहेगा। व्हेन देयर इज नो एयर इन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स दे डू नॉट कोलैप्स इट इज़ ड्यू टू किसके वजह से होता है, इट इज़ ए प्रेजेंस ऑफ लेसेथिन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट और प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो ये क्या रहेगा, व्हेन देयर इज नो एयर इन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स दे डू नॉट कोलैप्स इट इज़ ड्यू टू, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में जब एयर नहीं रहता तो तब भी वो क्या करते हैं, कोलैप्स नहीं होते हैं। ये क्यों होता है, तो ये हमारा हो जाएगा
तीसरा ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, क्योंकि देखिए जो प्रेजेंस ऑफ पल्मोनरी सरफेक्टेंट है या प्रेजेंस ऑफ लेसेथिन है, तो ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लेसेथिन या प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट जो क्या रहता है अल्वियोलर सैक में प्रेजेंट रहता है। इसमें अल्वियोलर सैक में टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं पल्मोनरी सरफेक्टेंट रिलीज करते हैं, और पल्मोनरी सरफेक्टेंट का फार्मूला लेसेथिन होता है, लेसेथिन ही अंदर उनके रहता है, उसको समझे। तो वो पल्मोनरी सरफेक्टेंट और लेसेथिन क्या करते हैं, वो तो अल्वियोलर सैक को कोलैप्स होने से बचाते हैं, पर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में क्या रहते हैं, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स रहते हैं, तो क्या करते हैं वही कोलैप्स होने से बचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्वियोलर वेंटिलेशन इज 4200 ml पर मिनट, रेस्पिरेटरी फ्रीक्वेंसी इज 12 ब्रेथ्स पर मिनट एंड टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml, व्हाट इज़ द एनाटॉमिकल डेड स्पेस वेंटिलेशन। ठीक है, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, तो जब हम एयर को अंदर करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम मतलब आपको पता ही होगा 500 ml टाइडल वॉल्यूम रहता है। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम 500 ml एयर अंदर लेते हैं, तो क्या होता है 500 ml जो अंदर हम लेते हैं वो पूरा डायरेक्ट पूरे ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं हो पाता कुछ, क्योंकि अब धीरे धीरे जब पाइप से होके जाएंगे, जैसे ब्रोंक्योल्स, इनिशियल ब्रोंक्योल्स, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स, तो इसमें कुछ एयर ट्रैप्ड रह जाते हैं, पूरे एयर इसमें से पास नहीं होते हैं, तो उसका अमाउंट होता है 150। ठीक है, 150 अमाउंट होता है, और 350 अमाउंट क्या हो जाता है ब्लड में डिलीवर हो जाता है। ओके, तो उसी को हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट 350 लगा सकते हैं, पर हमें ये ऑप्शन दिया है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 ब्रेथ्स पर मिनट दिया है और 500 ml टाइडल वॉल्यूम दिया है, तो टाइडल वॉल्यूम को हम आइए देखते हैं। टाइडल वॉल्यूम ml हमारा है, और 12 ब्रेथ कितना है 12, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6000 ml पर मिनट। ओके, पर हमारा क्या हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 4200 ml पर मिनट, तो क्या करेंगे जब इतना कम दिया हुआ है, पर इतना कम तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका हमें कितना बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1800, कितना बचेगा 1800 ml बचा हुआ। 1800 ml मतलब 1800 ml ब्लड को डिलीवर नहीं हुआ, मतलब 1800 क्या होगा हमारे लंग्स में रह गया, मतलब ब्रोंक्यूल्स में रह गया, ब्रोंक्यूल्स इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसमें क्या हो गया ट्रैप रह गया। तो 1800 ml को हम क्या करेंगे 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 5×60 यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150 ml, मतलब 150 ml क्या हो गया हमारा लंग्स में रह गया, मतलब वो डिफ्यूज नहीं हुआ, वो पाइप जो विंड पाइप है उसी में क्या हो गया रह गया। तो हम जो टोटल टाइडल वॉल्यूम कितना है, टाइडल वॉल्यूम 500 है माइनस 150 करेंगे तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस कितना आ जाएगा 350 ml, तो हमारा ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड हैपन व्हेन ब्लड इज एसिडिक, जब ब्लड हमारा क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, जब H+ उसमें बढ़ जाएगा, और H+ क्यों बढ़ता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है तब उसमें H+ बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से बाइंड करके H2CO3 बनाता है। ठीक है, और H2CO3 बाद में ब्रेक डाउन हो जाते हैं H+ और HCO3 माइनस में, और HCO3 माइनस ब्लड सेल से RBC से निकल के प्लाज्मा में चला जाता है, और H+ क्या हो जाता है बढ़ जाता है, अंदर रह जाता है, तो H+ का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा
तो फिर आगे क्या है, क्योंकि जब एसिडिक हो जाएगा तो पहला ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो और भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन हायर नंबर, ये तो नहीं होगा फिलहाल। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग और नॉर नंबर ऑफ आरबीसीज, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताना है, एपिग्लॉटिस, इलास्टिक एंड कार्टिलेजिनस। ठीक है, ये तो सही है, इलास्टिक रहता है और कार्टिलेजिनस का बना रहता है, कार्टिलेज का बना रहता है। अर्थवार्म मॉइस्ट क्यूटिकल से क्या होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवार्म जो रहते हैं वो अपने जो उनके बॉडी पे मॉइस्ट क्यूटिकल थिक बहुत पतला सा लेयर रहता है, उसी से क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट रहता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स में प्रेजेंट रहता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सेरेब्रम में नहीं प्रेजेंट रहता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला में प्रेजेंट रहता है। तो हमारा ये फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओ ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो मेरा इतना देर तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए ताकि हमें थोड़ा हेल्प हो ग्रो होने में। और अगले चैप्टर का हम ऐसे ही क्वेश्चन अगले चैप्टर का लाएंगे, तो आप बेल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए।